स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा किसी भी पर्सन को जो सम्मन है वो इश्यू किया जा सकता है अगर उस पर्सन से जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव करना है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस स्टेटमेंट है उसको इश्यू किया गया है तमिलनाडु के सैंड माइनिंग केस के अंदर में। अगर हम इस स्टेटमेंट का जो लीगल बैकिंग है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें स्टूडेंट्स, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है जिसे कि 2002 के समय फ्रेम किया गया था, 2005 के समय इसका जो एनफोर्समेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है उसका जो सेक्शन 50 है, सेक्शन 50 बेसिकली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को यहाँ पे एम्पावर करता है कि उनके द्वारा किसी भी पर्सन को जो सम्मन है वो किया जा सकता है। अगर पर्सन को यहाँ पे सम्मन किया गया है तो पर्सन को बेसिकली प्रेजेंट होना होगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने और अपने जो एविडेंस है उसको बेसिकली प्रोड्यूस करना होगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस केस के बारे में, तो तमिलनाडु का जो सैंड माइनिंग का केस है जिसके अंदर में ऑर्डर्स हैं उनको इश्यू किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। स्टूडेंट, तमिलनाडु के सैंड माइनिंग केस के अंदर में कुछ कलेक्टर्स हैं उनको सम्मन दिया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। कुछ कलेक्टर्स को यहाँ पे सैंड माइनिंग के रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करना था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। बट आप देखिए कि जो 19 अप्रैल का जो डे है जिस दिन हमारे यहाँ पे लोकसभा के जो जनरल इलेक्शंस हैं उसके जो फर्स्ट फेज का जो वोटिंग है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी का जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर में अपना जो इन्वॉल्वमेंट्स है वो कलेक्टर्स के द्वारा बताया गया, उस पेटिशन को रिजेक्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और बेसिकली कलेक्टर्स को ऑर्डर दिया गया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा किसी भी पर्सन को जो सम्मन है वो किया जा सकता है उस पर्सन को प्रेजेंट भी होना होगा, इन्फॉर्मेशन को भी शेयर करना होगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ही सामने। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में, तो स्टूडेंट्स कल के ही न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर हमने इस एक्ट का जो प्रीवियस बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किया था कि 1988 के समय में आपको एक कन्वेंशन है वो देखने के लिए मिलता है ड्रग ट्रैफिकिंग के रिगार्डिंग में जिसको कि यूएन के वहाँ पे अडोप्ट किया गया था। स्टूडेंट्स, 1989 के समय में जो G7 के जो ग्रुप्स हैं, G7 के जो ग्रुप्स हैं उनका मीटिंग होता है पेरिस के अंदर में और उनके द्वारा बेसिकली जो फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स है उसको क्रिएट किया गया जिसका मेन वर्क यही था कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्टिविटी है उसको यहाँ पे बेसिकली रेगुलेट करना है, उसको कंट्रोल करना है। स्टूडेंट्स, 1998 के समय आपको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे यूएन के द्वारा एक और मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज किया गया कि जो ट्रांस ट्रैफिकिंग है यहाँ पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर में जो ट्रांस बाउंड्री का जो ट्रैफिकिंग है उसको कंट्रोल करना है। उसके रिगार्डिंग में हर एक कंट्री को अपना जो कानून है उसको फ्रेम करना होगा। जिसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2002 के समय प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसको यहाँ पे क्रिएट किया गया था, फ्रेम किया गया था। 2005 के समय इसका एग्जिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, इसके कुछ सेक्शंस है जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड के रूप से भी डिक्लेयर किया गया था। बाद में आपको अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है आपको फिर से आपको देखने के लिए मिलता है। जो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ अमेंडमेंट्स वो लाए गए थे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर में। इनिशियल फेज में ये जो एक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो ब्लैक मनी है उसको रेगुलेट करना है, जो भी स्पेशली यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग है उसके अंदर में उसका यूज किया जाता है। और आप देखिए कि प्रेजेंट समय में इसका जो डोमेन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बेल के रिगार्डिंग में है, राज्यसभा के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कि आम आदमी पार्टी है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पार्टी का उसको स्टेटस है। तो स्टूडेंट्स उसी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रिसेंटली यहाँ पे इलेक्ट भी हुए थे राज्यसभा मेंबर के रूप से और उनका जो ओथ प्रोसेस है उसकी वजह से भी वो न्यूज के अंदर में थे क्योंकि स्टूडेंट जब इनका ओथ प्रोसेस होने वाला था तो उस समय वो जेल के अंदर में थे, उनको जेल से बेसिकली ओथ प्रोसेस के रिगार्डिंग में लाया गया था। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में तो उनको रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस के अंदर में जो दिल्ली का एक्साइज का जो केस है लिकर पॉलिसी के रिगार्डिंग में उसी के अंदर में जो बेल है उसको ग्रांट किया गया है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे बेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप देखिए कि बेल जब भी ग्रांट किया जाता है कुछ सिक्योरिटीज है उसका डिपॉजिट आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक तो आपको रेगुलर बेल है वो आपको देखने के लिए मिलती है। रेगुलर बेल जो यहाँ पे सिक्योरिटी के डिपॉजिट के साथ में जो बेल्स है वो ग्रांट की जाती है। इसके अलावा आप देखिए कि जो इंटरिम बेल है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे टेम्परेरी पीरियड के रिगार्डिंग में जो इंटरिम बेल है वो प्रोवाइड की जाती है। एक आपको जो एंटीसिपेटरी बेल है वो आपको
देखने के लिए मिलती है। एंटीसिपेटरी बेल के बारे में अगर हम बात करें, किसी पर्सन को इस तरीके से यहाँ पे डाउट है कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है किसी भी केस के अंदर में, तो उनके द्वारा ऑलरेडी जो एंटीसिपेटरी बेल है उसका यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो किया जाता है कोर्ट्स के अंदर में। तो ये बेसिकली किसी भी पर्सन का जो लीगल राइट्स के रूप से ये अवेलेबल है। रेगुलर बेल है, इंटरिम बेल है, एंटीसिपेटरी बेल है, जो आपको लीगल प्रोसेस के थ्रू में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक फेस्टिवल के बारे में है, इस्लाम के रिगार्डिंग का ये फेस्टिवल है। अगर हम फेस्टिवल के बारे में बात करें तो ईद उल फितर के नाम से इसको हम जानते हैं। आप देखिए कि रामधन है, रमजान का जो मंथ है वो प्रेजेंट समय के अंदर में है, तो उसी के रिगार्डिंग में जो सेवैयाँ हैं, जिनका कि बेसिकली खीर नाम का एक स्वीट जो डिश है उसके अंदर भी इसको यूज किया जाता है, उसी के यहाँ पे शो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कोविड-19 के समय में आप देखिए कि कोविड-19 का जब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पीक के ऊपर उसके केसेज हुआ करते थे, तो पतंजलि नाम का जो ट्रस्ट है उसके जो बेसिकली पर्सनस हैं उनके द्वारा कुछ दवाइयाँ हैं वो निकाला गया था, कुछ मेडिसिन को निकाला गया था। उसको बेसिकली यहाँ पे वायलेशन के रूप से देखा गया है कि उनके द्वारा वायलेशन है उसको कैरी आउट किया गया है। हमारे यहाँ पे ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज का एक एक्ट है जो कि आपको 1954 का एक्ट देखने के लिए मिलता है, उसी के वायलेशन का रूप से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है उस अथॉरिटीज़ से यहाँ पे कि क्यों उनके द्वारा जो वायलेशन है वो कैरी आउट किया गया, कंप्लीटली जो क्योर है उसके बारे में उनके द्वारा बताया गया। और दूसरे डोमेन ऑफ हमारे जो मेडिकल सेक्टर के जो दूसरे डोमेन्स हैं उनके रिगार्डिंग में जो क्रिटिसिज्म है उस समय में देखने के लिए मिला था। स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली इसी तरीके से बताया गया था, जो कि आपको काफ़ी बार यूपीएससी की जो कोचिंग्स हैं, यूपीएससी की कोचिंग्स में देखने के लिए मिलता है कि गारंटेड जो प्रीलिम्स है वो क्लियर कर दिया जाएगा, कि प्रीलिम्स यहाँ पे 100% आपका क्लियर होगा। तो आप देखिए कि यूपीएससी की जो कोचिंग्स हैं उनके रिगार्डिंग में भी जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उनके द्वारा कुछ जो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है वो लगाए गए थे कि उनके द्वारा इस तरीके से जो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको कैरी आउट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ड्रग एंड मैजिक का जो रेमेडीज एक्ट है, कोई भी इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं है आपको कैरी आउट करना है जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन है वो रेज हो सके। 1954 का वो एक्ट है, उसी के रिगार्डिंग में यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछे गए इन अथॉरिटीज़ के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाजा स्ट्रिप के पर्सपेक्टिव से है स्टूडेंट्स, गाजा स्ट्रिप के अंदर में बेसिकली वहाँ पे आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन का आपको एक जो एजेंसी है वो देखने के लिए मिलती है, रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है। रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को बेसिकली बैन कर दिया गया था इजराइल के द्वारा, क्योंकि जो 7 अक्टूबर का जो दिन है उसके अंदर में इनका इन्वॉल्वमेंट है वो देखने के लिए मिला था इजराइल के द्वारा। बेसिकली आप देखिए कि बाद में जो काफ़ी सारे जो एलिगेशंस लगाए गए थे उनका कोई भी एविडेंस है वो प्रेजेंट नहीं किया गया था यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी का। पैलेस्टीनियन जो रिफ्यूजी हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर में जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी हैं उसके रिगार्डिंग में 1948 के समय में यूएन का जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ को बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि एजुकेशन है, शेल्टर है, फूड का जो क्राइसिस है उसके अंदर फूड का जो हेल्प है उसके रिगार्डिंग में इसको क्रिएट किया गया था। कौन कौन से इसके डोमेन एरिया हैं इसके बारे में हमने काफ़ी बार हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डिस्कस किया है, तो उसके बारे में आप जाके सर्च के अंदर में सर्च करना, इसके डोमेन एरिया के रिगार्डिंग में भी आपको शेयर किया गया है। डोमेन एरिया आपको पता होना चाहिए, वेस्ट बैंक का एरिया है, जेरूसलेम का एरिया है, इसके अलावा आप देखिए कि जॉर्डन है, सीरिया का भी एरिया इसके अंदर में काउंट किया है, जहाँ पे इनके द्वारा पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ हैं उनको बेसिकली जो रिलीफ है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो यूएन का जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है उसको बैन कर दिया गया इजराइल के द्वारा। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है गाजा स्ट्रिप के अंदर में, तो उसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि वहाँ पे एक वर्ल्ड सेंटर ऑफ किचन के नाम से आपको एक इंस्टीट्यूशन है वो देखने के लिए मिलता है। तो जो किचन का जो बेसिकली जो इनिशिएटिव है जिसको कि स्टार्ट किया गया था जोस एंड्रीज नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा उसका जो सेटअप है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, साइप्रस नाम का जो कंट्री है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है उस यहाँ पे वर्ल्ड सेंट्रल जो किचन है उसका यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में। बट इजराइल का जो फोर्सेज है उनके द्वारा वर्ल्ड सेंट्रल किचन का जो वैन हुआ करता था जिनके द्वारा फूड जो सप्लाई किया गया है, क्योंकि फेमाइन का कंडीशन है गाजा स्ट्रिप के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में, इजराइल के द्वारा काफ़ी सारा जो रिलीफ वर्क को वहाँ पे सेंड करने से रोका गया है, उनको कंट्रोल किया गया है। तो उसी के ऊपर अटैक कर दिया गया जिसके अंदर काफ़ी सारे जो पर्सन्स हैं उनका डेथ हुआ है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है वर्ल्ड सेंट्रल किचन के नाम से है,
जिसको कि जेस एंड्रेज नाम के जो पर्सन है जिसके द्वारा सेटअप किया गया था, और साइप्रस का जो रूट है उसके थ्रू में इनके द्वारा जो एंट्री है उसको कैरी आउट किया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस के रिगार्डिंग में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, टीएमसी नाम का पॉलिटिकल पार्टी है, उससे बिलोंग किया करती हैं। स्टूडेंट्स आप देखिए कि इनके द्वारा बेसिकली जो पार्लियामेंट का आपको 3 कमेटी देखने के लिए मिलता है इंक्वायरी के रिगार्डिंग में। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, पेटिशन है, प्रिविलेज है और एथिक्स है। तो यहाँ पे जो एथिक्स कमेटी है उनके द्वारा भी इनकी रिगार्डिंग में कुछ एक्शंस है वो लिए गए थे इन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पर्सपेक्टिव से। अभी रिसेंटली ईडी के द्वारा जो केस है वो साइन किया गया है उनके रिगार्डिंग में, क्या उनके द्वारा कुछ पैसे लेकर जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे पार्लियामेंट के अंदर में। अगर हम ईडी के उस केस के बारे में डिस्कस करें स्टूडेंट, तो लोकपाल के जो डायरेक्शन के अंदर में, लोकपाल का जो डायरेक्शन है उसके अंदर में सीबीआई के द्वारा बेसिकली जो केस है उसको रजिस्टर किया गया है और उसी को यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के थ्रू डील करने के बारे में कहा गया है। स्टूडेंट्स ये हमारे जो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के मिनिस्टर हैं उनका इलेक्शन के रिगार्डिंग का एक इंटरव्यू है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली ये जो पर्सन है जो हमारे मिनिस्टर हैं इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के, राजस्थान का जो अलवर नाम का जो सिटी है, अलवर नाम का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से ये कंटेस्ट कर रहे हैं। सपोज कीजिए राजस्थान है, अलवर आपको इस पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगा और आप देखिए कि यहाँ से जो अरावली माउंटेन्स हैं वो यहाँ पे क्रॉस करती हैं। अरावली माउंटेन वेस्टर्न ब्लॉक ऑफ राजस्थान और ईस्टर्न ब्लॉक ऑफ राजस्थान को सेपरेट भी करती है। अरावली माउंटेन का जो आपको एक्सटेंशन है सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा से आप देखिए कि आपको दिल्ली तक देखने के लिए मिलता है और गुजरात से ये स्टार्ट करती हैं। अगर हम बात करें इनके अंडरग्राउंड मूवमेंट के बारे में, तो आपको दिल्ली से हरिद्वार तक अंडरग्राउंड के रूप से जो अरावली माउंटेन्स है वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो ये अरावली माउंटेन्स का कुछ पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव तो ये है कि आप देखिए कि जो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर डेजर्ट है उसको वेस्टर्न पार्ट के अंदर ही ये यहाँ पे कन्फाइन करती हैं, उसको अदर पार्ट के अंदर स्प्रेड करने से रोकती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे अरावली माउंटेन्स के नेगेटिव के बारे में, तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो मानसून का जो विंड्स हैं वो इसी तरीके से फ्लो करती हैं, साउथ वेस्ट मानसून का, तो उसी के पैरेलल डायरेक्शन में होने की वजह से काफ़ी कम रेनफॉल है वो यहाँ पे रिसीव होती है राजस्थान के अंदर में। नेक्स्ट अलवर यहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वहाँ पे इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग में, एक न्यूज़ है कि मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे बूस्टअप हुआ है उसी के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि जीएसटी का जो कलेक्शन है, डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है, इनडायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है, उसके अंदर पॉजिटिव जो न्यूज़ है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। एग्जाम के पर्पज से कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। गाजा स्ट्रिप के बारे में है नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स। आप देखिए कि गाजा स्ट्रिप के अंदर कुछ एग्जिट का जो स्ट्रेटजी है वो होना चाहिए। एग्जिट इस तरीके से कि वहाँ पे जो पीस है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके। इसके रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं स्टूडेंट्स, उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि सबसे पहले आपको गाजा के रिगार्डिंग में कुछ प्रेजेंट डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन है, उसको अडॉप्ट करने के बारे में डिस्कस किया गया था कि सीज फायर को इमीडिएटली वहाँ पे सीज फायर को इमीडिएटली वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। आप देखिए कि यूएसए के द्वारा बेसिकली इसको ब्लॉक नहीं किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, और बेसिकली ये जो रेजोल्यूशन है वो अडॉप्शन के अंदर में आने ही वाला था। आपको इमीडिएट आपको देखने के लिए मिलता है कि इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में जाते हुए यूएस के द्वारा नॉन बाइंडिंग इसको बता दिया गया। नेक्स्ट डे ही आपको नॉन बाइंडिंग आपको देखने के लिए मिलता है। इस रेजोल्यूशन के अंदर में जो होस्टेज है उनकी भी रिलीज के बारे में डिस्कस किया गया था कि सीज फायर को जो रमजान का जो मंथ है, रामदन का जो मंथ है, उसके अंदर में सीज फायर को इम्प्लीमेंट किया जाए, होस्टेज को रिलीज किया जाए। यूएस के द्वारा यहाँ पे नॉन बाइंडिंग इसको बता दिया गया है। उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलता है कि कोई ना कोई स्ट्रेटजी यहाँ पे होनी चाहिए जिससे कि बेसिकली जो गाजा के अंदर में जो वॉर का जो सिचुएशन है उससे एग्जिट किया जा सके। अर्लियर फेज के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट 7 अक्टूबर का जो अटैक है उसके बाद में इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक किया गया गाजा स्ट्रिप के अंदर में। आप देखिए कि इजिप्ट नाम का जो कंट्री है, इजिप्ट के अलावा आप देखिए कि जो कतर नाम का जो कंट्री है, कतर नाम का जो कंट्री है उनके द्वारा जो पीस नेगोशिएशंस हैं कुछ वहाँ पे जो थोड़े ही टाइम के लिए जो वॉर का जो सिचुएशन है उसको स्टॉप करवाया गया था इजिप्ट और कतर के द्वारा वो दिसंबर के मंथ के समय में।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि इजराइल के द्वारा जो राफा बॉर्डर का एरिया है वहाँ पे भी जो अटैक हैं वो आपको देखने के लिए मिले हैं। अल सीपा का जो हॉस्पिटल है, साउथ लेबनान के जो हजीबुल्ला का एरिया है वहाँ पे भी जो अटैक्स हैं इनके द्वारा कैरी आउट किए गए हैं। इसके काउंटर अटैक के अंदर अगर हम बात करें, रेड सी के एरिया के अंदर में आप देखिए कि जो ग्लोबल ट्रेड है उसको डिस्टर्ब करते हुए होती रिबेलियंस, जिनका कि बेसिकली आपको जो डोमिनेशन है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, यमन के अंदर में होती रिबेलियंस के द्वारा जो अटैक है वो किया गया वहाँ पे रेड सी के एरिया के अंदर में, या गल्फ ऑफ आदेन का जो एरिया है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इस अटैक एंड काउंटर अटैक के अंदर में आप देखिए कि गाजा स्ट्रिप के अंदर में 32,000 के आसपास जो लोग हैं उनका डेथ हुआ है। प्रेजेंट समय में इजराइल के द्वारा सीरिया के अंदर भी जो अटैक है वो किया गया, वहाँ पे ईरानियन जो कंसुलेट है उसके अंदर कुछ डिस्ट्रॉय आपको देखने के लिए मिला है। तो इसका कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए। अगर हम इजराइल के द्वारा जब काउंटर अटैक किया गया था 7 अक्टूबर के अटैक के बाद में, तो आप देखिए कि वहाँ पे जो मेन स्ट्रेटजी देखने के लिए मिला था इजराइल का कि एक तो गाजा स्ट्रिप है उसके अंदर में कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। 90% जो पॉपुलेशन है वो वहाँ से डिस्प्लेस हो चुका है। स्टूडेंट्स 32 के आसपास जो लोग हैं उनका डेथ हो चुका है। न्यू बोर्न का जो डेथ है वो भी आपको देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमास को डिस्ट्रॉय करना है, हमास नाम का जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके भी 30% जो पॉपुलेशन 30% जो फाइटर्स हैं उनका वहाँ पे डेथ हुआ है। थर्ड अगर हम बात करें, होस्टेज के रिलीज के बारे में बात किया गया है, बट स्टूडेंट्स स्टिल जो अटैक एंड काउंटर अटैक के अंदर होस्टेज का जो डेथ है वो देखने के लिए मिला है। अटैक एंड फायरिंग का जो दोनों तरफ से जो फायरिंग के अंदर में जो होस्टेज हैं उनका बेसिकली जो डेथ है वो यहाँ पे देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमास का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस था इस अटैक के रिगार्डिंग में, आप देखिए कि हमास को ऐसा फील हुआ बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू में, या जो अरेबियन नेशंस है उसके साथ में जो इजराइल का जो रिलेशन है वो सेटअप हुआ है, उसके थ्रू में बेसिकली आप देखिए कि जो पैलेस्टीनियन स्टेट का जो वॉइस हुआ करता था वो यहाँ पे पैलेस्टीनियन स्टेट का जो मैटर्स है वो कम्प्लीटली एक इल्यूजन फेज के अंदर में चला गया है, कम्प्लीटली आउट ऑफ डोमेन वो चला गया था। तो हमास का बेसिक मैंडेट यही था कि पैलेस्टीनियन जो स्टेट का जो यहाँ पे मैटर है उसको बेसिकली फिर से डोमेन के अंदर में एग्जिस्ट किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे वॉर का जो एग्जिट है उसके बारे में बताया गया है कि 2001 के समय यूएस के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर अटैक किया गया था कि वहाँ पे अलकायदा को डिस्ट्रॉय किया जाएगा यूएसए के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर में, बट आप देखिए कि कोई भी उसका एग्जिट नहीं हुआ। 2021 के समय यूएस के द्वारा ही वहाँ से जो एग्जिट है वो कर लिया गया अफगानिस्तान के वहाँ से। 2003 के समय यूएसए के द्वारा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एक थ्योरी है वो दिया गया था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसका प्रेजेंट है इराक के अंदर में, और आप देखिए कि इराक की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उनको डिस्टेबलाइज कर दिया गया यूएसए के द्वारा, उसका भी कोई मैंडेट है वो नहीं देखने के लिए मिला है। तो एक एग्जिट का जो स्ट्रेटजी है वो होना चाहिए वॉर की सिचुएशन के अंदर में, क्योंकि इजराइल के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो भी देखने के लिए मिला है। कुछ पॉलिटिकल वहाँ पे जो रिपरकशंस है वो हुए हैं, सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हुई हैं, इजराइल का जो काफ़ी सारा जो आपको डैमेज है वो देखने के लिए मिलता है इस गाजा स्ट्रिप का जो वॉर है उसकी वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूएस और इजराइल के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है इस एडिटोरियल के अंदर में। आप देखिए कि यूएस और इजराइल के जो ओल्ड फेज के जो रिलेशंस हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि अर्लियर समय में यूएस के द्वारा किस तरीके से काफ़ी सारे डिसीजंस के अंदर में जो काउंटर आपको जो इजराइल और यूएस का जो अलग अलग डोमेन्स वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। सबसे अर्लियर फेज के अंदर में अगर हम बात करें, प्रेजेंट समय में काफ़ी क्लोज हैं बोथ नेशंस, पर 1956 के समय जब सुएज कैनाल का जो क्राइसिस हुआ था 1956 के समय में, तो स्टूडेंट्स 1956 के सुएज कैनाल क्राइसिस के अंदर में यूएसए के द्वारा कहा गया था कि उनके द्वारा जो एड है उसको कट कर दिया जाएगा अगर यहाँ पे इजराइल के द्वारा सुएज कैनाल का जो एरिया है, इसके अलावा जो सनाई पेनिनसुला का एरिया है उसको नहीं एग्जिट किया गया था। तो उसके रिगार्डिंग में आपको डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। उसके लेटर फेज के अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कैंप डेविड के जो एग्रीमेंट्स हैं उसी तरीके से आपको जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। कैंप डेविड के जो एग्रीमेंट्स हैं जिसके थ्रू यहाँ पे इजराइल की जो फोर्सेज है उनके द्वारा विड्रोवल को कैरी आउट किया गया। 1981 के समय में रोनाल्ड रीगन नाम के जो पर्सन है वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूएस के, उनके द्वारा
F-16 नाम का जो फाइटर जेट्स हैं वो बेसिकली इजराइल को दिए गए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि जो लेबनान का जो क्राइसिस है, जो लेबनान के अंदर में जो हजीबुल्लाह है उसके ऊपर अटैक ना किया जाए इजराइल के द्वारा। तो अर्लियर फेज के अंदर में इस तरीके के रिलेशंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। प्रेजेंट समय में आप देखिए कि जो वीटो पावर है वो लगा दी जाती है यूएसए के द्वारा यहाँ पे इजराइल के रिगार्डिंग में जो पीस एग्रीमेंट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, प्रेजेंट समय में जो गाजा स्ट्रिप है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो स्टारवेशन का जो प्रॉब्लम है, फेमाइन का जो प्रॉब्लम है, वो भी यहाँ पे यूएसए के द्वारा कंटिन्यूस इजराइल को सपोर्ट किया गया है उस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि जो क्लाइमेट इश्यू है उसके बारे में बताया गया। क्लाइमेट इश्यू के अंदर बताया गया है कि रिसेंटली जो WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट है वो देखने के लिए मिला है। रिपोर्ट का नाम याद करना स्टूडेंट्स, स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट है। स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट है जो बेसिकली यहाँ पे निकाला गया है WMO के द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसके अंदर बताया गया कि जो 2023 का जो ईयर है वो एक काफ़ी ज़्यादा वार्मिंग ईयर के रूप से देखने के लिए मिला है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो डेवलपमेंट है स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का डेवलपमेंट बेसिकली लोगों का जो ईजी लिविंग ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि उसका जो इम्पैक्ट है इस तरीके से जो क्लाइमेट इश्यूज़ है उनके अंदर में उसका जो रिपरकर्शन है वो देखने के लिए मिला है। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय अर्लियर फेज के अंदर में जिस तरीके से जो मीन टेम्परेचर हुआ करता था उसको भी क्रॉस कर लिया गया है। प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे जो कंप्लीट ईयर है उसके अंदर में अर्थ का जो मीन टेम्परेचर है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ पे जो क्लाइमेट का जो क्राइसिस हुआ उसके कुछ आपको जो रिपरकर्शंस है वो देखने के लिए मिलते हैं। एवरेज जो टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्रियल एरा से यहाँ पे राइज हुआ है। एवरेज जो टेम्परेचर है वो बेसिकली यहाँ पे राइज हुआ है प्री इंडस्ट्रियल एरा से पहले। इसके अलावा आप देखिए कि हीट वेव का सिचुएशन है, साइक्लोन का सिचुएशन है, फ्लड का जो सिचुएशन है वो लास्ट ईयर 2023 के समय में क्रिएट हुआ था। उसके अगर हम इम्पैक्ट के बारे में बात करें, हीट वेव, साइक्लोन, अर्बन फ्लड का जो सिचुएशन है, अर्बन फ्लड तो आपको दिल्ली के एरिया के अंदर भी देखने के लिए मिला था। तो आप देखिए उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। सोशियो इकोनॉमिक यहाँ पे इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है। एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। और भी काफ़ी सारे जो इम्पैक्ट हैं, कभी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा किसी ना किसी रूप के अंदर में, किसी ना किसी वे के अंदर में आपको जो इम्पैक्ट है यहाँ पे क्लाइमेट इश्यूज़ का या ग्लोबल वार्मिंग का जो इंक्रीज होने की वजह से आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया के अंदर में नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है, उसको लॉन्च किया गया था। इसके अंडर में आपको काफ़ी सारे मिशन आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेशनल सोलार मिशन है वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप देखिए कि यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांजिशन है उसके रिगार्डिंग में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन, नेशनल जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है एनर्जी के ट्रांजिशन के पर्सपेक्टिव से। 2024 के समय में इंडिया के अंदर जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। जनरल इलेक्शंस के अंदर में क्लाइमेट चेंज को एक मेन डोमेन रखा जाए, ये बेसिकली यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोन्स के जो कंट्रोल है उसके बारे में है कि 90s के एरा के समय में आपको यहाँ पे इंटरनेट का जो इनिशियल फेज है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 90s के एरा के समय में जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन कनेक्टिविटी, इसके अलावा आप अगर हम बात करें ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से इंटरनेट है उसको यूज किया जाता था। लेटर फॉर्म के अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे जो ब्राउजर्स हैं वो डेवलप होंगे जिसके अंदर याहू का जो डोमिनेशन है वो आपको इनिशियल फेज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जब ब्राउजर्स यहाँ पे डेवलप हुए थे कोई डोमेन का जो साइट है वो हुआ करता था। बट अगर हम बात करें 2007 या 8 के बाद में जब मोबाइल इंटरनेट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है, स्मार्ट मोबाइल्स हैं वो लार्ज स्केल के ऊपर आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि स्टूडेंट्स उसके बाद में जो प्ले स्टोर के अंदर जो ऐप्स हैं उनका डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिला है और उसी ऐप्स के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि प्रेजेंट समय में एप्पल के द्वारा जो 15% से लेकर 30% तक का जो गूगल का जो स्टोर प्ले स्टोर है उसके अंदर में जो चार्जेज है वो लगाए गए हैं कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर में। कुछ एप्लीकेशंस को रिमूव भी किया गया था यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर के द्वारा, एप्पल के द्वारा भी इसी तरीके का जो स्ट्रेटजी है उसको लॉन्च किया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है क्या हमें यहाँ पे फिर से जो वेबसाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर में कोई भी यहाँ पे जो चार्ज है वो नहीं देखने के लिए मिलता है।
क्या यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि यहाँ क्या इंडियन जो ऐप्स हैं, इंडियन जो प्ले स्टोर है वो स्पेशली एक अलग से प्ले स्टोर होना चाहिए इंडियन ऐप्स के रिगार्डिंग में, उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया। एग्जाम के पर्पज से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये, कुछ बेसिकली जो इनिशियल फेज के अंदर याहू का डोमिनेशन है, फिर गूगल यहाँ पे आता है, ई कॉमर्स है, कनेक्टिविटी, इन सब के अंदर इंटरनेट का यूज है, उसी जर्नी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। कच्चा थीव नाम का जो बेसिकली आइलैंड का एरिया है उसके बारे में है यहाँ पे डिस्कशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, 1974 का वो एग्रीमेंट है जिसके थ्रू इसको श्रीलंका को दे दिया गया था। श्रीलंका को देने के बाद में आप देखिए कि हमारा जो मैरी टाइम बाउंड्री है, इंडिया श्रीलंका का जो मैरी टाइम बाउंड्री है वो आपको देखने के लिए मिलता है उसी एग्रीमेंट के लेटर फेज के अंदर में। अगर हम बात करें यहाँ पे इस एरिया को किसके द्वारा रूल किया जाता, तो आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली जो पोर्तुगीज अथॉरिटी है उनका रूल आपको देखने के लिए मिलता है। रामनाथापुरम के जो बेसिकली राजा हुआ करते थे उनका भी यहाँ पे जो जमींदारी का जो प्रथा है, जमींदारी का जो डोमेन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। कच्चा थीव के अंदर में एक सेंट एंथनी नाम का जो चर्च है उसके अंदर में आप देखिए कि वहाँ पे जो पाक स्टेट के एरिया के आसपास के जो फिशरमैन्स हैं उन सभी को अलाउ किया जा सकता है कि वो वहाँ पे विजिट कर सकते हैं पाक स्टेट के एरिया के अंदर में, इंडिया के जो फिशरमैन्स हैं। बट फिशिंग का जो एक्टिविटी है उसको वहाँ पे रोका गया है कि फिशिंग का जो एक्टिविटी है वो इस कच्चा थीव का जो एरिया है उसके अंदर में नहीं कैरी आउट किया जा सकता। आईएमडी के द्वारा, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा हीट वेव के रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन है उसको बताया गया था स्टूडेंट्स। तो हीट वेव क्या है? हीट वेव ये है कि किसी भी एरिया के अंदर में हिली एरिया है स्टूडेंट्स, हिली अगर कोई स्टेशन है वहाँ पे 30 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो देखने के लिए मिलता है हिली एरिया के अंदर में। प्लेन एरिया के अंदर अगर हम बात करें 40 डिग्री का, आपको प्लेन एरिया के अंदर 40 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि जो एवरेज टेम्परेचर है उससे डेविएशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है 4.5 से लेकर 6.4 डिग्री के आसपास। तो उस समय में यहाँ पे हीट वेव का जो कंडीशन है उसको डिक्लेयर किया जाता है। अल्नीनो का भी एक इम्पैक्ट है, यहाँ पे अल्नीनो का भी एक इम्पैक्ट है। इसके अलावा आप देखिए कि काफ़ी कुछ इम्पैक्ट्स के बारे में बताया गया है। आईएमडी के द्वारा इस वार्निंग को इश्यू किया गया था कि इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान में जो हीट वेव का जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आई सेट नाम का एक इनिशिएटिव है। आप देखिए कि इनिशिएटिव है क्रिटिकल जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसके रिगार्डिंग में कुछ एरियाज़ के अंदर में जो कंसर्न्स है वो देखने के लिए मिले हैं इंडिया एंड यूएस के। फिर भी आप देखिए कि नेक्स्ट मंथ जो हाई लेवल विजिट है वो देखने के लिए मिलेगा इंडिया एंड यूएस के जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं, जो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी कुछ डोमेन्स के अंदर डिस्कशन के परस्पेक्टिव से। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन किया गया है। 1997 के समय में आपको TRAI है जो ट्राई है उसका इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि यहाँ पे FSSAI है, FSSAI के द्वारा कुछ जो कंज्यूमर जो बेसिकली गुड्स हैं उनके रिगार्डिंग में कहा गया है कि कंपनीज के द्वारा लेबल के ऊपर इंफॉर्मेशन है वो मेंशन किया जाए। स्टूडेंट जो FSSAI नाम का जो इंस्टीट्यूशन है 2006 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सिविल सर्विस प्रीलिम्स का 2018 का जो एग्जामिनेशन है उसके रिगार्डिंग में इससे पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है वो पूछा गया। कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? हमारा जो FSSAI नाम का जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के पेज के पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिनलैंड के बारे में बताया गया है स्कूल के अंदर शूटर्स के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। इमरान खान जो पहली पॉलिटिकल पर्सन हुआ करते थे पाकिस्तान के अंदर, पावर के अंदर हुआ करते थे, उनके द्वारा कहा गया है कि उनकी जो वाइफ है उनको जो बेसिकली यहाँ पे पॉइजन है वो दिया गया है जेल के अंदर में, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। इस्तांबुल के अंदर में एक बिल्डिंग के अंदर जो आग है वो देखने के लिए मिला, कुछ लोगों का डेथ हुआ है बेसमेंट के अंदर में, बेसिकली कुछ बिल्डिंग के अंदर में ये कोई एक्टिविटी वहाँ पे चला करता था जिसकी वजह से यहाँ पे फायर का क्राइसिस हुआ है। एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। इस्तांबुल के अंदर में मेयर इलेक्शन है वो भी देखने के लिए मिले हैं। नेक्स्ट याद देखिए कि कोरियन पेनिनसुला के अंदर मिसाइल का जो एक्टिविटी है कंटिन्यूस आपको देखने के लिए मिलती हैं।
ईरान के द्वारा कहा गया है कि इजराइल के द्वारा जो एम्बेसी के ऊपर अटैक किया गया है उसका जो पनिश है वो किया जाएगा। आप देखिए कि ईरानियन अथॉरिटीज़ के द्वारा हमेशा जब भी अटैक के बाद में कुछ स्लो रिएक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। काफ़ी दिनों तक इनके द्वारा रिएक्शन नहीं किया जाता, उसके बाद में आपको जो बेसिकली जो आपको रिएक्शन है वो देखने के लिए मिलता है ईरानियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। ईरानियन अथॉरिटीज़ के द्वारा पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर भी अटैक किया गया था स्टूडेंट्स, और ईरान के अंदर जो बलूचिस्तान का रीजन है उसको सिस्तान बलूचिस्तान के नाम से हम जानते हैं। सिस्तान बलूचिस्तान के नाम से हम जानते हैं ईरान के अंदर में। आप देखिए कि 2003 के समय ईरान का एक पर्सन है, ईरान की एक वुमेन है जिनको कि नोबेल पीस प्राइज है वो दिया गया था, मोहम्मदी उनका नेम है। अगर हम बात करें स्टूडेंट 2023 के बारे में, तो जो नोबेल पीस प्राइज है यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिला है। ईरानियन जो वुमेन एक्टिविस्ट है उनको यहाँ पे जो नोबेल पीस प्राइज है वो दिया गया है। गाजा स्ट्रिप के बारे में है, WHO के द्वारा कहा गया कि जो न्यू बोर्न चिल्ड्रंस है उनको भी अंदर भी जो काफ़ी सारा जो प्रॉब्लम्स है वो देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रसिया के द्वारा कहा गया कि तालिबान के ऊपर जो टेररिस्ट लिस्ट के अंदर उसको शामिल किया गया है। एक UNSC का कमेटी आपको देखने के लिए मिलता है 1267 है, जो कि यहाँ पे ग्लोबल टेररिस्ट को डिक्लेयर करने के पर्सपेक्टिव से है। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि तालिबान से US के द्वारा विड्रोवल कर लिया गया 2021 के समय में, और आप देखिए कि यहाँ पे उनको तालिबान को टेरर लिस्ट से रिमूव किया जाए जिससे कि उनको बेसिकली उनके साथ में जो वर्क है वो कैरी आउट किया जा सके। सेनेगल के जो नए यहाँ पे सेनेगल के जो नए प्रेसिडेंट है वो देखने के लिए मिले हैं। सेनेगल कहाँ पे सिचुएटेड है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है। सपोज कीजिए अफ्रीकन कंट्री है, सपोज कीजिए अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे आपको जो सेनेगल है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स इस तरीके से सेनेगल सिचुएटेड है। और आप देखिए कि ये जो मिडिल का पार्ट है यहाँ पे आपको गैम्बिया नाम का जो कंट्री है वो देखने के लिए मिलेगा। गैम्बिया रिवर भी यहाँ पे फ्लो करती है। और ये जो पार्ट है सेनेगल का, ये जो पार्ट है इसके बारे में अगर हम बात करें तो कासमेस के नाम से इस एरिया को जाना जाता है, जिसको कि ये सेपरेट करता है गैम्बिया का जो एरिया है, गैम्बिया रिवर है उसके द्वारा। अगर हम इस एरिया के बारे में बात करें, कासमेस के नाम से इसको जाना जाता है। आप देखिए कि यहाँ पे एक आइलैंड भी सिचुएटेड है जिसको कि केप वेर्दा के नाम से जानते हैं। केप वेर्दा के नाम से उसके साथ में अपना जो मैरीटाइम बाउंड्री है उस सेनेगल के द्वारा शेयर की जाती है। गैम्बिया के बारे में अगर हम बात करें, इंडिया की कुछ फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से गैम्बिया के अंदर में कुछ न्यूज़ भी आपको देखने के लिए मिला था 2022 के समय में। और गैम्बिया और भी काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर रहता है कि वहाँ का जो बेसिकली फ्लैग वाला शिप है जिसको कि यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में, यहाँ पे गल्फ ऑफ आदेन के एरिया के अंदर में पायरेट्स के द्वारा कैप्चर कर लिया गया, इंडियन नेवी के द्वारा रेस्क्यू करवाया गया। इस वजह से भी आपको न्यूज़ के अंदर ये देखने के लिए मिलता है। गैम्बिया के बारे में, सेनेगल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए।